Hello students, this is our lecture number 3, chapter number 2, relations and functions. लेक्चर नंबर 1 में हमने कंप्लीट किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट और लेक्चर नंबर 2 में हमने कंप्लीट किया था रिलेशंस. नाउ इट्स आवर थर्ड टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस. सो टॉपिक अब लेते हैं हम फंक्शंस. सबसे पहले पढ़ेंगे कि फंक्शंस होता क्या है. सो एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि सबसे पहला टर्म था, सबसे पहले बना था सेट. सेट से बना था उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट. और कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ जो एलिमेंट है वो जो एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे वो बनते हैं हमारे पास में रिलेशन. और अब उन रिलेशन के अंदर से कुछ एलिमेंट हमारे पास बन जाएंगे फंक्शन. तो अब ये पूरा एक चेन बन रहा है सेट. जब दो सेट के बीच में हम कोई ऑपरेशन काम में लेंगे क्रॉस वाला, जिसमें उसके सारे एलिमेंट काम में आ सके, एक फिक्स उसका ऑर्डर पेयर होता है, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है उसे हम बोलते हैं रिलेशन. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट है वो है हमारे पास में रिलेशन. रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. रिलेशन हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक पार्ट होता है. ये हमारी गिवन कंडीशन जो होती है उसको सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट से बनता है. और अब रिलेशन में से कुछ हमारे पास बन जाएंगे फंक्शन. तो फंक्शन क्या होता है, इसकी नेसेसरी कंडीशन. फंक्शन हमारे पास में होता है कि अगर हम वहाँ पर कोई भी एक सिंगल एलिमेंट पुट करें तो उसके डबल डबल आंसर नहीं निकल कर आए. ओके, मान लो कि जैसे मेरे पास में कोई रिलेशन है r इज इक्वल टू एक्स को वाई such that x is more than equal to y, where x and y both belongs to set A and A set is equal to 1 2 3. जैसे ये हमें एक रिलेशन गिवन है, तो अगर मैं इस रिलेशन के एलिमेंट को यहाँ पर लिखूंगा तो ये कह रहा है कि x और y के बीच में रिलेशन तब होगा जब x y से बड़ा होगा या बराबर होगा. यानी पहला नंबर दूसरे से बड़ा या बराबर. मतलब मैं अगर x का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1 तो 1 के इक्वल या उसके बराबर होता है. ओके, सो 1 के 1 का रिलेशन केवल 1 के साथ होगा. और अगर मैंने x का वैल्यू 2 पुट किया तो 2 का रिलेशन 1 के साथ और 2 का रिलेशन 2 के साथ. और लास्ट में x के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो 3 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ और 3 का रिलेशन 3 के साथ. ये बन जाएगा. तो इस रिलेशन को अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो एक तरह से ये माना जाएगा कि 1 पुट करने पर 1 आएगा और 2 पुट करने पर 1 भी आएगा और 2 पुट करने पर 2 भी आएगा. मतलब 1 का तो केवल एक ही आउटकम है, लेकिन 2 के यहाँ दो आउटकम आ गए, एक तो 1 और एक 2 है. जबकि 3 के तो यहाँ तीन आउटकम है, 1 2 3. तो जब एक डोमेन का एक ही आउटकम निकले उसे बोलते हैं फंक्शन. फिलहाल ये फंक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 पुट करने पर 1 भी आंसर आ रहा है और 2 पुट करने पर 2 भी आंसर आ रहा है. तो ये रिलेशन तो माना जाएगा, लेकिन इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे. हर वो रिलेशन फंक्शन बोला जाएगा जिसमें एक डोमेन का एक ही हमारे पास उसका रेस्पेक्टिव आउटकम निकल कर आता है. तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक तरीके का रिलेशन ही होता है. लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें एक जो हमारा डोमेन का एलिमेंट होगा उसके एक से ज़्यादा आउटकम आ सकते हैं, एक से ज़्यादा उसकी रेस्पेक्टिव रेंज आ सकती है. लेकिन फंक्शन के अंदर एक डोमेन का एक ही आउटकम आएगा. एक से ज़्यादा आउटकम आए तो वो रिलेशन तो माना जाएगा, लेकिन फंक्शन उसे नहीं कहेंगे. ओके, जैसे हम अगर ये कहें कि f(x) इक्वल टू 3, ये फंक्शन है क्या? ठीक है, चलो 1 पुट करते हैं. तो इस फंक्शन में 1 पुट करने पर राइट साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 का 3 आएगा. अगर मैं 2 पुट करूँगा तो भी 3 आएगा, 3 पुट करूँगा तो भी 3 आएगा. तो सबका आंसर सेम आ रहा है, लेकिन डबल आंसर तो नहीं आ रहे ना. 1 पुट करने पर आंसर एक ही तो दे रहा है, 2 आंसर थोड़ी नहीं दे रहा है. तो इसका मतलब इसको हम फंक्शन जरूर बोलेंगे. ये हमारा फंक्शन है और इसे बोला जाता है एक कांस्टेंट फंक्शन, जो कि अपनी वैल्यू को कभी बदलता नहीं है. तो यहाँ पर आंसर चाहे सेम आ रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ किसी भी एक वैल्यू का 2 आंसर तो नहीं निकल रहा कम से कम. और अगर एक ही वैल्यू पुट करने पर 2 आंसर निकल जाता तो मैं उसको फंक्शन नहीं बोलता, फिर वो रिलेशन तक बन जाता. तो ये वाला हमारा
फंक्शन जरूर माना जाएगा। मान लो कि रिलेशन है r इक्वल टू 1,1 2,3 3,4 4,5। तो क्या ये रिलेशन और ये जो रिलेशन है ये फंक्शन में कन्वर्ट हो सकता है? क्या ये फंक्शन माना जाएगा क्या? बिल्कुल माना जाएगा। 1 पुट करने पर एक ही आंसर है और 2 पुट करने पर भी एक ही आंसर है, 3 पुट करने पर एक ही आंसर है, 4 पुट करने पर एक ही आंसर है। तो इसको तो हम एक फंक्शन जरूर बोलेंगे। लेकिन मान लो कि एक और रिलेशन लिखा जाता है 1,1 2,3 3,4 4,5 एंड 3,7। तो क्या ये फंक्शन बन जाएगा क्या? अब नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक मेरा एलिमेंट है 3 का आंसर 4 भी आ रहा है, 3 का आंसर 7 भी आ रहा है। मतलब एक ही डोमेन के दो दो आउटकम आ रहे हैं, इसलिए ये रिलेशन तो माना जाएगा, लेकिन इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो फंक्शन क्या होता है? अभी तक क्या सिखाया मैंने? फंक्शन एक तरीके का रिलेशन ही होता है। फंक्शन क्या होता है? एक तरीके का रिलेशन ही होता है, लेकिन उसके अंदर एक डोमेन के दो या दो से ज़्यादा आउटकम नहीं होते। एक डोमेन का एक ही आउटकम होता है, उसको बोलते हैं हम फंक्शन। रिलेशन में एक डोमेन के खूब सारे आउटकम हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन में एक डोमेन का एक ही आउटकम होगा। आउटकम चाहे खूब सारे डोमेन के सेम आउटकम हो जाए वो चलेगा, लेकिन एक डोमेन के एक से ज़्यादा आउटकम नहीं होने चाहिए। ओके, तो उसको बोलेंगे हम फंक्शन। तो ये तो बात हो गई हमारे फंक्शन की। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शंस और साथ में उनका डोमेन, रेंज, इनकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये बात किया था प्रीवियस लेक्चर में कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। डोमेन जो हमने वैल्यूज़ पुट किए, रेंज जो रेस्पेक्टिव आउटकम निकल कर आया, कोडोमेन जो आंसर आ सकता था उसे बोलेंगे हम कोडोमेन। सो फिलहाल हम कुछ स्पेशल हमारे जो फंक्शंस हैं उनकी बात कर रहे हैं। बहुत अलग अलग तरीके के भी फंक्शन हो सकते हैं हमारे पास में। ओके, सो पहले मैं कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ, और उसमें पहला मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो सिंबल है वो हम नॉर्मली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। वैसे जहाँ पर भी ये लिखा होगा वहाँ कोमा लगाकर क्वेश्चन में जरूर लिखा जाएगा वेयर दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो वहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जरूर लिखा होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से वर्क करता है, इसका ग्राफ क्या होता है, इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम यहाँ बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वर्क किस तरह से करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि जब हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू को पुट करते हैं, कोई भी डोमेन इसके अंदर एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, तो यह आंसर कभी भी डेसिमल में देता ही नहीं है। मतलब मान लो कि मैंने 0 पुट किया तो डेफिनेटली ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का वैल्यू होगा 0। अगर मान लो कि मैंने 1 पुट किया तो 1 पुट करने पर इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1। और अगर मैंने 2 पुट किया तो इसका जो आउटकम आएगा वो आएगा 2। ऐसे ही अगर मैंने 100 पुट किया तो इसका जो आउटकम है वो आएगा 100। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 इक्वल टू 100। लेकिन अगर मैं इसके अंदर डेसिमल में कोई वैल्यू को पुट करूंगा, डेसिमल में वैल्यू पुट करने पर क्या होता है, इसमें अगर मान लो कि 0 और 1 के बीच में मैंने रखा 0.1 0.2 0.5 0.6 0.9 या फिर 0.999999, तो अगर डेसिमल में हम कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे 0 और 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू पुट किया तो इसका पूरा जो आउटकम है वो 0 के इक्वल आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 इक्वल टू 0, ये भी 0, ये भी 0 0 0 और इसका भी वैल्यू 0। ओके, तो 0 और 1 के बीच में अगर मैं कुछ भी रखूँगा तो 0 आएगा, 1 और 2 के बीच में कुछ भी रखूँगा तो 1 हो जाएगा। मतलब अपना छोटा इंटीजर होता है ये, नाम इसका ग्रेटेस्ट है,
लेकिन इंटीजर ये छोटा वाला लेता है। जैसे 0 और 1 के बीच में छोटा इंटीजर कौन है, 0 है। तो आप 0 और 1 के बीच में कुछ भी रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 पर। और एग्जैक्ट 1 रखोगे तो 1 आएगा। फिर 1 और 2 के बीच में अगर कुछ भी रखें तो आंसर क्या आएगा, 1। और एग्जैक्ट 2 रखोगे तो 2 आएगा। ऐसे 2 और 3 के बीच में कुछ भी रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 2। और जब 3 रखोगे एग्जैक्ट तो 3 आएगा। तो ऐसे अगर मैं मान लो कि 1.2 पुट करता हूँ तो 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 1.9 भी पुट करता हूँ तो भी 1 आएगा। और जब मैं एग्जैक्ट 2 पुट करूँगा तो 2 आएगा। तो ये इस तरह से इसका जो बिहेवियर है वो होता है हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है वो किस तरह से बनता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमारा कुछ इस तरह से बनता है। जैसे हमारे पास दोनों एक्सीज है, एक्स एक्सीज और ये है वाई एक्सीज। यहाँ पर एक्स की वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ तक की बात कर लेते हैं हम। -1 -2 -3 -4, यहाँ पर +1 2 3 4 5 एंड -1 -2 -3 -4 -5। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि 0 पुट करने पर क्या आएगा। 0 एक इंटीजर है, इससे 0 का 0 आएगा। तो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कि 0 x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ओके। और अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो आउटकम कितना आएगा, 1 आएगा। x का वैल्यू 2 पुट करूँगा तो आउटकम 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आउटकम 3 आएगा। एग्जैक्ट 4 पुट करने पर आउटकम 4 हो जाएगा। और 5 पुट करने पर आउटकम 5 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएंगे इनके रेस्पेक्टिव इंटीजर के लिए आउटकम। अब अगर मैं बीच में डेसिमल वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, जैसे अगर मैं 0 से 1 के बीच में जैसे 0.1 x का वैल्यू पुट कर दूँगा y 0 आएगा, 0.2 पर 0 आएगा, 0.5 पर 0 आएगा, 0.6 पर 0 आएगा, 0.7 पर 0.8 0.9, इन सब पर इसका जो वैल्यू है वो 0 ही रहेगा। और जैसे मैं 1 पुट करूँगा तो 1 का आउटकम यहाँ से गायब हो जाएगा। इससे मैं इसको खाली सर्कल से शो करूँगा। ये खाली सर्कल से शो करने का मतलब है कि इस 1 के बिल्कुल करीब यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। 1 के बिल्कुल करीब 0.9999 तक भी इसका आउटकम y का वैल्यू 0 रहेगा। लेकिन जैसे 1 पुट करूँगा तो ये वैल्यू यहाँ से हट जाएगी और सीधी ऊपर पहुँच जाएगी। 1 पर आउटकम सीधा एकदम से इंक्रीज होकर 1 तक पहुँच जाएगा। और अगर मैं 1 और 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखूँगा तो 1 और 2 के बीच में वैल्यू रखने पर छोटा इंटीजर 1 होता है तो ये 1 के इक्वल आता जाएगा 1 और 2 के बीच में हर बार। लेकिन जैसे मैं एग्जैक्ट 2 पुट करूँगा तो यहाँ से एकदम से वैल्यू हटेगा और सीधा 2 पर पहुँच जाएगा। लेकिन 2 के बिल्कुल करीब, कि भाई एग्जैक्टली मैं उस 2 के बिल्कुल करीब वाले नंबर को एग्जैक्ट रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकता कि 2 के बिल्कुल करीब कौन सा नंबर है। इसलिए मुझे ये खाली सर्कल और भरे हुए सर्कल से मुझे शो करना पड़ रहा है। डार्क जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और जो खाली सर्कल है उसका मतलब है वहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो 2 का वैल्यू एकदम से सीधा यहाँ पर पहुँच जाएगा। और 2 और 3 के बीच में मैं कुछ भी रखूँगा तो y का वैल्यू हमेशा 2 के इक्वल रहेगा। और एग्जैक्ट जैसे ही मैं 3 पुट करूँगा तो यहाँ से वैल्यू गायब होकर सीधा वो उसका आउटकम 3 पर आ जाएगा। ऐसे 3 और 4 के बीच में कुछ भी रखे तो y का वैल्यू हमेशा 3 रहेगा। और जैसे मैं 4 रखूँगा तो यहाँ से वैल्यू हटकर सीधा 4 पे पहुँच जाएगा। ऐसे 4 और 5 के बीच में जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल तक चलती रहेगी। और जैसे मैं 5 पुट करूँगा तो यहाँ से वैल्यू हटकर ऊपर पहुँच जाएगी। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। अगर नेगेटिव एक्सिस में भी देखें तो ये भी कुछ इस तरह से काम करता है। लेकिन नेगेटिव में मान लो कि मैं -1 और -2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखता हूँ तो वो -1 नहीं होगा, उसका वैल्यू होगा छोटा इंटीजर। छोटा इंटीजर इनमें से कौन सा है, -2। मतलब अगर मैं f के अंदर -1.3 पुट करूँगा तो उसका आंसर आएगा -2। f -1.9 पुट करेंगे तो उसका भी आंसर आएगा -2। अगर मैंने -2 और -3 के बीच में कोई भी नंबर रखा तो उसका आउटकम क्या आएगा, -3। छोटा इंटीजर होता है। पॉजिटिव में तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि 1 और 2 के बीच में रखेंगे तो 1 आएगा, उसका डेसिमल पार्ट हट जाएगा। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज में ऐसा नहीं है कि माइनस का 1.3 हटा तो माइनस ये 0.3 हट जाएगा, माइनस का 1 आएगा, नहीं। इन दोनों के बीच में अगर वैल्यू रखा तो उससे छोटा इंटीजर होगा, -2 होगा। और यहाँ पर भी हमारा जो ग्राफ है बिल्कुल इसी तरह से बनता जाएगा। जैसे अगर मैंने 0 से थोड़ा सा भी छोटा रख दिया तो सीधा आंसर आएगा -1। तो -1 पर यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि ये 0 पर 0 वैल्यू है। उसके बाद 0 से थोड़ा सा छोटा रखा सीधा -1 पहुँचेगा और यहाँ तक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो ग्राफ है ये इसका बनता जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। और अब इस ग्राफ के बेसिस पर मैं इसका डोमेन और रेंज
इन दोनों को लिख सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। डोमेन जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, सो क्या पुट कर सकते हैं हम इसके अंदर, हम सब कुछ पुट कर सकते हैं, जो मर्जी है। हम कोई भी रियल नंबर इसके अंदर रख सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव में, नेगेटिव में, ओके, कोई भी डेसिमल वैल्यू, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू, सब कुछ वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो डोमेन माना जाएगा इसका रियल नंबर्स। ओके, अब हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या होता है? रेंज मतलब जो उसका रेस्पेक्टिव आउटकम निकल कर आता है। तो आउटकम क्या नेगेटिव में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या डेसिमल में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या फ्रैक्शन में आ सकता है? नहीं आ सकता। फिर आता क्या है? एग्जैक्ट इंटीजर। जो आउटकम आता है, जैसे 1 और 2 के बीच में कुछ भी रखोगे तो 1 आएगा, 2 और 3 के बीच में 2 आएगा, 3 और 4 के बीच में 3 आएगा। तो इसका जो आउटकम है वो हमेशा इंटीजर ही होता है। तो इसका जो रेंज है उसे मुझे जेड से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो जेड मतलब इंटीजर नंबर्स। सो डोमेन होगा कोई भी रियल नंबर इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं, लेकिन रेंज जो इसका आउटकम आता है वो हमेशा केवल और केवल इंटीजर नंबर आता है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप के फंक्शन की बात करते हैं। सेकेंड हम पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। सो पार्शियल फ्रैक्शनल फंक्शन, पार्शियल फ्रैक्शनल फंक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरह से। ओके, और इसके इक्वल में, यानी पार्शियल फ्रैक्शन जो फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइन हुआ है, उसको डिफाइन किया गया है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से। अब इसकी खास बातें जो है वो मैं इसके अंदर कुछ डेसिमल वैल्यूज़ को पुट करके ही एक बार बताते हैं। जैसे मान लो कि मैं 0 पुट करता हूँ, तो ये जो है 0 इक्वल टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, मतलब 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 भी 0 होता है, तो इसका 0 पुट करने पर आउटकम 0 आएगा। लेकिन अगर मैंने 0.1 पुट किया तो 0.1 पुट करने पर आएगा 0.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1। सो ये 0.1, अभी अभी मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि 0 और 1 के बीच में कुछ भी रखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा और इसका आंसर होगा 0.1। ओके, इसी तरीके से अगर मैं 0.7 पुट करता हूँ तो इसका वैल्यू बनेगा 0.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.7, तो अभी बन जाएगा 0.7 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.7 तो वापस 0 बन जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वापस 0 बन जाएगा, तो इसका वैल्यू है 0.7। और अगर मान लो कि मैंने 0.9 पुट कर दिया तो इसका वैल्यू बनेगा 0.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9, तो ये तो बन जाएगा 0.9 माइनस 0, दैट इज ऑल्सो 0.9। और अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 अगर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में पुट किया तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, सो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का भी वैल्यू 1 होगा और ये बन जाएगा 0 के इक्वल। ओके, देन अब मैं ट्राई करता हूँ 1.7, सो 1.7 अगर पुट करेंगे तो 1.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.7, सो 1.7 सेम है और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.7, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 1 बन जाएगा और अब इसका आंसर आएगा 0.7 के इक्वल। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, सो मतलब 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि कोई भी अगर मैं इंटीजर एग्जैक्ट पुट करूँगा तो हमेशा आंसर आएगा 0, और अगर मैं कोई डेसिमल में नंबर रखूँगा तो वो डेसिमल ही बचेगा। जैसे 1.7 पर 0.7, अगर मान लो कि मैं यहाँ पर 9.2 पुट करता हूँ तो इसका आंसर आएगा 0.2, अगर मैं 9.3 पुट करता हूँ तो इसका आंसर आएगा 0.3, और अगर मैं एग्जैक्ट 9 पुट कर दूंगा तो इसका आंसर आएगा 0। तो अगर एग्जैक्ट हम कोई इंटीजर पुट करेंगे तो उसका आंसर 0 रहेगा, और बाकी का अगर कोई डेसिमल नंबर रहेगा तो वो आगे का जो हमारा इंटीजर पार्ट है वो हट जाएगा और केवल डेसिमल वाला जो पार्ट है वो आंसर में बच जाएगा। मतलब इसका जो ग्राफ है एक बार हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये इसका एक्चुअल मैथमेटिकल डेफिनेशन है एक तरह से कि इस फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया गया है। ओके, सो अब देखते हैं। अच्छा, मैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ के बारे में भी इसमें बात कर लेते हैं अपन। सो नेगेटिव वैल्यूज़ भी एक बार इसमें पुट करके देखते हैं। जैसे एग्जैक्ट में -1 पुट करूँगा तो -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, क्योंकि इंटीजर पुट करने पर तो इंटीजर ही आएगा तो -1 ही आएगा, और ये बन जाएगा -1 +1, यानी -1 पुट करने पर 0। मतलब हमारा ये थ्योरी बिल्कुल सही है कि हम इसके अंदर कोई भी अगर इंटीजर पुट करेंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ओके, उसका जो आउटकम है वो हमेशा 0 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं डेसिमल में नंबर रखूँ तो यानी -1.2 पुट करूँ तो ये बन जाएगा -1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.2। ओके, तो ये तो रहेगा माइनस में 1.2 माइनस
अब हम ये बात करते हैं कि अगर मैं -1 और -2 के बीच में कोई नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखता हूँ तो हमेशा वो छोटा फंक्शन बनता है, छोटा फ्रैक्शन बनता है। और छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? -2। मतलब इसका जो आउटकम आएगा वो आएगा -2, सो -1.2 और ये बन जाएगा -+2। तो अब इसका आंसर आएगा 0.8। मतलब इंटीजर तो आया है, लेकिन इस तरह का इंटीजर नहीं है कि जैसे हमने 1.2 पुट किया था पॉजिटिव का तो उसमें 1 हट गया था और केवल आंसर बता था 0.2। लेकिन नेगेटिव पुट करने पर कुछ अलग होगा। 1 को पूरा करने के लिए जितना डेसिमल की ज़रूरत है वो इसका आंसर बचेगा। मतलब जैसे 1.2 है तो 0.8 बच गया। इसको एक इंटीजर करने के लिए तो इसका आंसर आएगा 0.8। मान लो कि मैं माइनस में पुट करता हूँ 3.9, तो अब इसको कंप्लीट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, कंप्लीट इंटीजर में कंप्लीट करने के लिए 0.1 की ज़रूरत है, तो इसका आंसर आएगा 0.1। और अगर मैंने माइनस का जैसे 10.4 पुट किया तो इसको अभी कंप्लीट हमारा इंटीजर में कंप्लीट करने के लिए 0.6 की ज़रूरत है, तो इसका आंसर आएगा 0.6। मतलब बाकी का इंटीजर कंप्लीट करने के लिए जिस नंबर की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे आंसर में आता है इसमें। ओके, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका डोमेन और इसका रेंज। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। एक बार ग्राफ इसका ध्यान से देखना। जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस। तो यहाँ पर है जैसे 1 2 3 4 5 6, इधर है नेगेटिव का 1, -2, -3, -4, +1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। ठीक है, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि कोई भी इंटीजर रखने पर 0 तो आएगा। मतलब 0 पर वैल्यू 0 रहेगा, 1 पर वैल्यू 0 रहेगा, x का वैल्यू 2 पुट करूँगा तो y 0 रहेगा, x का वैल्यू 3 पुट करूँगा तो y 0 रहेगा, 4 पुट करूँगा तो 0, 5 पुट करने पर 0, 6 पुट करने पर 0, -1 पुट करने पर 0, -2 पुट करने पर 0, -3 पुट करने पर 0, -4 पुट करने पर 0। ठीक है, अब उसके आगे बात करते हैं। अगर मैंने 0.1 रखा x का वैल्यू तो y का वैल्यू 0.1 आएगा। x का वैल्यू 0.2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0.2, x का वैल्यू 0.5 तो y का वैल्यू 0.5। तो ये बिल्कुल इस तरह से एक लीनियर फंक्शन की तरह, स्ट्रेट लाइन की तरह हमारा ये बिहेव करेगा। और बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैं 0.99 पुट करूँगा तो आंसर आएगा 0.99। लेकिन जैसे 1 पुट किया तो 1 पुट करने पर यहाँ से एग्जिस्टेंस हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। फिर 1.1 रखने पर 0.1, 1.2 रखने पर 0.2। ओके, 1.5 पुट करने पर y का वैल्यू 0.5, 1.9 पुट करने पर 0.9। तो इस तरह से बिल्कुल वही लीनियर फंक्शन की तरह काम करेगा। और 2 पुट करते हैं यहाँ से वैल्यू हट जाएगा और उसका वैल्यू बन जाएगा 0। देन अगेन यहाँ पर लीनियर फंक्शन, देन 0, लीनियर फंक्शन 0, लीनियर फंक्शन 0, लीनियर फंक्शन 0। ओके, तो सेम थ्योरी यहाँ पर भी काम करेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा अपोजिट होगा। जैसे माइनस में 0.1 मैंने पुट किया यहाँ पर है, लेकिन उसका आंसर आएगा 0.9। अगर मैं माइनस में 0.1 रखूँगा तो माइनस में उल्टा होता है, इसको कंप्लीट इंटीजर करने के लिए जितने की ज़रूरत है वो आंसर में आएगा 0.9 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.9 लगभग यहाँ पर। फिर 0.2 पुट करूँगा 0.8, 0.3 पुट करूँगा 0.7। मतलब डिक्रीजमेंट जो है वो कुछ उसी तरीके से होगा, इस तरह से। और यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट इसका नहीं करेगा। ठीक है, ये खाली सर्कल है, यहाँ पर इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पर 0 आएगा। तो ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल सेम टू सेम हमारा बनेगा, सेम इसका ग्राफ है। और अब मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डोमेन की। मतलब क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो मर्जी पुट कर दो, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, इंटीजर में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, जो वैल्यू पुट करना है कर सकते हैं। सो ये आएगा ऑल द रियल नंबर्स। अब हम बात करते हैं रेंज की कि क्या रेंज आएगी इसकी। तो रेंज कभी 1 से ऊपर का कभी आंसर नहीं आ पाएगा, 0 से नीचे का कभी आंसर नहीं आ पाएगा, आंसर 0 आएगा। और 0.9999999999 तक आएगा, एग्जैक्ट 1 नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर मैं 0.999999 कैसे लिखूँ? तो फिर इसका ये मतलब है कि 0 के तो क्लोज इंटरवल लगा दो, मतलब 0 को शामिल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये 1 के ओपन इंटरवल तक है। 1 का ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, एग्जैक्ट 1 काउंट नहीं होगा, 1 के बिल्कुल करीब काउंट होगा, जिसमें 0.9999 आराम से काउंट कर लो। ठीक है, तो इसका रेंज बोला जाएगा 0 से 1। वहाँ पर 0 क्लोज इंटरवल में रहेगा और 1 ओपन इंटरवल में रहेगा।
तो ये इस हमारा जो फंक्शन है पार्शियल फ्रैक्शनल फंक्शन, उसका डोमेन और उसका रेंज, साथ में उसका ग्राफ। ओके, नेक्स्ट हमारे फंक्शन की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। काफ़ी ज़रूरी है ये। देखो, मॉडुलस फंक्शन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका आउटकम कभी नेगेटिव नहीं होता, उसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव रहता है। सो मैं ग्रेडेड इंटीजर के बारे में सॉरी ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में ये कह सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 0। इसका आउटकम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, चाहे एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रखते हो या नेगेटिव रखते हो। क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात होती है इसमें कि नेगेटिव आता ही नहीं है? क्यों नहीं आता नेगेटिव? कुछ तो रीज़न होगा ना। सो भाई इसका रीज़न ये है कि मॉडुलस जो हमारा फंक्शन है ये दो तरह से काम करता है। मान लो कि मैंने कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर दिया, तो पॉजिटिव में अपने आप कन्वर्ट हो कैसे जाती है? जैसे -1 पुट किया तो आउटकम क्या आता है? पॉजिटिव का 1। क्यों? वो नेगेटिव कहाँ चला जाता है? तो इसका जवाब ये है कि भाई नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक ही रास्ता है कि हम उसको एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। तो फिर इसी तरीके से इस फंक्शन को ओपन किया जाता है। जो वैल्यू जब तक हम वैल्यू को पॉजिटिव पुट कर रहे हैं, जैसे पॉजिटिव का 1 आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। तो अगर मॉडुलस x है और अगर x के वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो सेम टू सेम वैल्यू को वो दे देगा, जब तक कि x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है। लेकिन जब x का वैल्यू 0 से छोटा होना स्टार्ट कर देता है, मतलब नेगेटिव में 1, नेगेटिव में 2, नेगेटिव में 3, नेगेटिव में 4, तो फिर इस फंक्शन का जो आउटकम होता है वो नेगेटिव x की तरह बिहेव करने लग जाता है। मतलब x का वैल्यू तो सेम रहेगा -1, लेकिन उसको आगे हम पहले से एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे वो फंक्शन अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। तो अब इस तरीके से ओपन करके देख लो, x अगर 0 से बड़ा हुआ तो उसको x आंसर देना है, और x अगर 0 से छोटा हुआ तो उसको नेगेटिव x देना है। मतलब मान लो कि मैं मॉडुलस 2 को फाइंड आउट करता हूँ, तो 2 क्या है? 0 से बड़ा है, तो इसकी तरफ ये करेगा, 2 आंसर आएगा। और अगर मैं -2 पुट करूँगा तो -2 0 से छोटा है, तो फंक्शन ये वाला काम करेगा, और अब ये वाला आंसर आएगा -2, मतलब ये भी बन जाएगा +2। इससे ये फंक्शन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक तरह से ये मान लो कि ये फंक्शन एक मशीन की तरह काम कर रहा है जिसके 2 गेट हैं। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू एंटर करेगा तो इस गेट से उसका आउटकम निकलेगा, और अगर कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर करेगा तो इस गेट से उसका आंसर निकलेगा। और इस गेट में क्या खास बात है? इस गेट में नेगेटिव एक पहले से लगा हुआ है, जो भी आउटकम आएगा उसको एक नेगेटिव चिपका देगा, ताकि उसका आउटकम कैसा निकलेगा? अपने आप पॉजिटिव निकलेगा। सो ये जो फंक्शन है एक तरह से एक मशीन की तरह काम कर रहा है। ओके, इस तरफ से मैंने कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू एंटर की, इस गेट से निकल गया, जो कि सेम आंसर दे रहा है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव वैल्यू एंट्री करेगा तो वो इस गेट से बाहर निकलेगा, और ये गेट क्या करेगा? उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके फिर उसको बाहर आउटकम दिखाएगा, ताकि वो बाहर आने पर अपने आप ही कैसा दिखेगा? पॉजिटिव। और हमें पता चल जाएगा कि भाई ये तो जादू हो गया, नेगेटिव वैल्यू पुट किया लेकिन आउटकम कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो भाई ये कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन के दो तरह से बिहेवियर है और कुछ नहीं है। हमारा एक फंक्शन दो तरह से बिहेव कर रहा है, और उन दोनों का जो कंबाइंड है उसको बोल दिया मॉडुलस। ठीक है, जैसे एक और मॉडुलस फंक्शन की हम बात करते हैं, जैसे मॉडुलस एक्स की प्लेस पर मैं यहाँ पर काम ले लूँगा मॉडुलस x-1। तो ये भी तो दो तरह से काम करेगा। इसके अंदर भी जब तक कि पॉजिटिव वैल्यूज आती रहेगी तब तक ये x-1 ये आउटकम निकालेगा, और जब इसमें नेगेटिव वैल्यू आना स्टार्ट होगी तो अब उसके आगे ये नेगेटिव लगाकर और फिर बाहर निकालना स्टार्ट करेगा, ताकि बाहर निकलते ही सबको पॉजिटिव वैल्यू दिखेगी, नेगेटिव तो दिखा ही नहीं। क्यों नहीं दिखा? छुपा के रखा है। और क्या है? छुपा के रखा है उस नेगेटिव को, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है जैसे नेगेटिव वैल्यूज आती है, और फिर आउटकम अपने को पॉजिटिव दिखाई देती है। तो अब ये बात आती है कि भाई इसमें नेगेटिव वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे मान लो कि मैं x का वैल्यू पुट करता हूँ 5, तो 5-1 पहले से ही पॉजिटिव है, 4 3 पहले से पॉजिटिव है, इस तरह से जाएगा। 3 पुट किया तो 3-1 2 है, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से निकलेगा। मान लो कि मैंने यहाँ 2 पुट किया तो 2-1 1, ये भी पॉजिटिव है, सीधा निकलेगा। मान लो मैंने 1 पुट किया तो 1-1 0,
फिलहाल पॉजिटिव कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव से मुझे अलग से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से निकाल सकता हूँ। लेकिन 1 से थोड़ा सा छोटा, जैसे मैंने 0.9 पुट कर दिया, तो 0.9 माइनस 1 कितना होगा, माइनस का 0.1। और अब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये निकला कि अगर मुझे ये देखना है कि कब पॉजिटिव फंक्शन काम करेगा, कब नेगेटिव फंक्शन काम करेगा, तो इसको 0 के इक्वल रख दिया करो। तो x माइनस 1 को मैं 0 के इक्वल रखूँगा, x का आंसर कितना आया 1, यानी 1 पर ये अपना फंक्शन चेंज करेगा, 1 पर ये फंक्शन चेंज होगा। 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव और 1 से छोटे के लिए नेगेटिव। तो 1 से छोटे के लिए नेगेटिव, 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव। इक्वलिटी की बात है तो कहीं पर भी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वलिटी तुम्हारी मर्जी है, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, दोनों में से एक जगह कहीं पर भी लगा दो। तो मान लो कि मैंने ऊपर की तरफ इक्वल लगा दिया, मतलब 1 से बड़ा या इक्वल रहेगा तो पॉजिटिव फंक्शन आएगा, और 1 से छोटा फंक्शन वैल्यू पुट करेंगे हम x का, तो ये नेगेटिव फंक्शन की तरफ बिहेव करेगा। मतलब मान लो कि अगर मैं ये मॉडुलस 2x माइनस 3 का बिहेवियर देखना चाहता हूँ कि किस तरह से दो फंक्शन में बिहेव करेगा, तो डेफिनेटली एक बार तो ये 2x माइनस 3 की तरह बिहेव करेगा, एक बार नेगेटिव 2x माइनस 3 की तरह बिहेव करेगा। अब ये कौन सा x का वैल्यू है जो इसको बदल देगा, तो फिलहाल मैं इसको 0 के इक्वल रखकर देख लेता हूँ। इसको जैसे मैंने 0 के इक्वल रखा तो 2x इक्वल टू 3 और x का वैल्यू कितना आ गया 3/2। तो x का वैल्यू 3/2 आया, मतलब x जब 3/2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव फंक्शन, और x जब 3/2 से छोटा होगा तो उसके लिए नेगेटिव फंक्शन की तरह ये बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करता हूँ। अगर मैं एक मॉडुलस फंक्शन, नॉर्मल मॉडुलस फंक्शन की बात करूँगा तो उसके अंदर डोमेन मतलब जो वैल्यू हम उसके अंदर पुट कर सकते हैं, मैं तो सब कुछ पुट कर सकता हूँ इसमें, कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं इसके अंदर नहीं रख सकता, सब कुछ। तो डोमेन आएगा रियल नंबर्स। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूँगा तो रेंज में अभी भी बताया था कि इसमें नेगेटिव का भी आउटकम आता नहीं है, 0 तो इसमें आता ही है। तो इसमें रेंज लिखा जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, नेगेटिव में कोई भी वैल्यू इसमें आउटकम कभी नहीं आती। तो रेंज आएगी इसकी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी की हमारी मजबूरी है कि इन्फिनिटी का हम क्लोज इंटरवल कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि इन्फिनिटी एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा नंबर जो कि हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में, उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बड़ा नंबर है, पता हो तो मुझे भी बता दीजिएगा, उसका वैल्यू पता ही नहीं है, नहीं पता तो मैं उसका क्लोज इंटरवल क्यों लगा दूँ। जब तक मुझे वो नंबर पता ही नहीं है, मैं उसकी इक्वलिटी को कैसे ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर। इसलिए मैं इन्फिनिटी के, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसके हमेशा ओपन इंटरवल काम में लेंगे। ओके, सो अब ये तो हमारा सिंगल मॉडुलस फंक्शन है। जैसे मान लो कि 2 या 2 से ज़्यादा भी तो मॉडुलस फंक्शन एक साथ आ सकते हैं, तो उस केस में भी हम डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मॉडुलस x-1 प्लस में मॉडुलस जैसे x+7। इसका हम देखते हैं कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, और बाकी मॉडुलस हटा देने के बाद में ये फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा। तो फिलहाल तो अगर मैं बात करूँगा तो ये अकेला फंक्शन ही 2 तरह से काम करने वाला है। x-1 एक तो पॉजिटिव x-1 की तरह और एक नेगेटिव x-1 की तरह। कहाँ पर बदलेगा, इसको 0 के इक्वल रख कर देख लो, 1 आएगा, मतलब 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव और 1 से छोटे के लिए नेगेटिव। अब हम मॉडुलस x+7 की बात करते हैं, तो ये भी 2 तरह से बिहेव करता है, एक तो x+7 और एक नेगेटिव x+7। ओके, और ये कहाँ बदलेगा, इसको भी 0 के इक्वल रख के देख लो, x का वैल्यू आएगा -7, मतलब -7 से बड़े के लिए पॉजिटिव और -7 से छोटे के लिए नेगेटिव। ओके, सो अब इसमें हम जो हमारा पूरा वैल्यूज होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, उसके बीच में 2 जगह हमारे ये फंक्शन बदल रहा है। तो अब इसको करने का तरीका हमारा कुछ इस तरह से होगा। तो अब ये 2 जगह फंक्शन हमारा बदल रहा है, एक तो बदल रहा है -7 पर, दूसरा बदल रहा है +1 पर। तो एक तो -7, दूसरा है +1। इन दोनों पर ये फंक्शन अपना बिहेवियर बदल रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है इसका। सो हम एक तरह से ये 3 जो हमारे वैल्यूज़ है इनको लेंगे, मतलब 3 इंटरवल हो जाएंगे हमारे। एक इंटरवल होगा -इन्फिनिटी से -7 के बीच में, दूसरा इंटरवल होगा -7 से 1 के बीच में, और तीसरा होगा 1 से इन्फिनिटी के बीच में। तो अब हम इन तीनों में जो हमारे फंक्शन का बिहेवियर है उसको चेक करते हैं, और इस फंक्शन को मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, f(x) इक्वल टू, मैं यहाँ पर मॉडुलस हटा कर लिखूँगा। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले x जब -7 से छोटा नंबर रहेगा तो उसके लिए किस तरह से बिहेव करेगा। दूसरा, x -7 से तो बड़ा रहेगा लेकिन 1 से छोटा नंबर रहेगा तो इसमें किस तरह से बिहेव करेगा। लास्ट होगा हमारा 1 से बड़ा अगर x का वैल्यू होगा तो उसके लिए फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा। पहले मैं इस इंटरवल में बात कर लेता हूँ।
-7 से छोटे नंबर है और -7 से छोटा नंबर होने पर ये फंक्शन तो नेगेटिव काम करेगा। -7 से छोटा है तो क्लियर सी बात है कि 1 से भी छोटा है, तो इसमें भी ये हमारा पहला फंक्शन नेगेटिव की तरह काम करेगा। फिलहाल मैं इसको एक सिंबल से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे मॉडुलस x माइनस 1 है और यहाँ मॉडुलस x प्लस 7 है। मैं यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि कब किस तरह से बिहेव करेगा। जैसे कि मॉडुलस x माइनस 1 के लिए बोला कि 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव और 1 से छोटे के लिए नेगेटिव। तो 1 से बड़ी ये वाली वैल्यूज़ है, इसमें हमारा फंक्शन पहला वाला पॉजिटिव की तरह काम करेगा। ये 1 से छोटा है इसलिए नेगेटिव, और इस तरफ भी नेगेटिव। x प्लस 7 किस तरह से काम कर रहा है, -7 से छोटे नंबर पुट करने पर नेगेटिव फंक्शन और -7 से बड़े के लिए पॉजिटिव फंक्शन। तो ये -7 से छोटे नंबर है, इस तरफ नेगेटिव काम करेगा। ये -7 से थोड़ा सा बड़ा हो गया पॉजिटिव, ये भी -7 से बड़ा है तो यहाँ पर पॉजिटिव। तो अब मैं यहाँ पर इन तीनों इंटरवल के लिए अलग अलग तरीके से इसका फंक्शन का जो बिहेवियर है उससे देख लेता हूँ। सबसे पहले इधर पहला फंक्शन भी नेगेटिव, दूसरा फंक्शन भी नेगेटिव, मतलब इस मॉडुलस को हटाकर मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव में x माइनस 1, और इस मॉडुलस को हटाकर इसकी जगह लिखूंगा मैं नेगेटिव में x प्लस 7। तो अब इसको ओपन करेंगे तो -x प्लस 1 -x माइनस 7, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x माइनस 6। तो अब इस फंक्शन का बिहेवियर हो जाएगा -2x माइनस 6। इसका मतलब ये निकलता है कि -7 से कोई भी छोटा नंबर या तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, एक ही बात है, करके देख लो। माइनस का 8 यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर पुट करो, ठीक है, यहाँ रखता हूँ मैं पहले। सो ये बन जाएगा -8 माइनस 1 प्लस -8 प्लस 7, तो अभी आ जाएगा मॉडुलस -9 प्लस मॉडुलस -1, तो ये पॉजिटिव 9, ये पॉजिटिव 1 और इसका आंसर आएगा पॉजिटिव 10। तो भाई इतना आसान नहीं है इसको समझना, मैं भी ये बात मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो और जो चीज़ समझ में नहीं आए उसके एक बार वापस पीछे जाकर फिर से ऑब्जर्व करो। ओके, अब मैंने -8 एक बार तो यहाँ रखा, एक बार मैं यहाँ रखूँगा डायरेक्ट, तो माइनस का 2 इंटू -8 -6, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 16 -6। इसका भी आउटकम कितना है 10, मतलब -8 यहाँ रखो यहाँ रखो। अब एक ही बात है, ये मॉडुलस के साथ था, ये बिना मॉडुलस के मैंने फंक्शन बना लिया कि बिना मॉडुलस के भी तुम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो अगर तुम एक का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, और यहाँ पर दो जगह पुट करने की जरूरत है, यहाँ तो केवल एक ही जगह पुट करना है। ओके, अब अगला वैल्यू लेते हैं हम -7 और पॉजिटिव 1 के बीच में। पहला फंक्शन नेगेटिव रहेगा लेकिन दूसरा फंक्शन पॉजिटिव आएगा, तो पहला फंक्शन नेगेटिव है लेकिन दूसरा फंक्शन कैसा हो गया पॉजिटिव, तो माइनस का x प्लस 1 प्लस का x प्लस 7, x कैंसिल हो जाएगा और 7 और 1 मिलाकर टोटल नंबर हो जाएगा 8 के इक्वल। तो -7 और पॉजिटिव 1 के बीच में ये फंक्शन का जो बिहेवियर है कि पॉजिटिव 8 की तरह होगा, मतलब -7 और 1 के बीच में जो नंबर रखना है रखो, जो मर्जी पुट कर दो, आंसर तो 8 आएगा। करके देख लो चाहे। -7 और 1 के बीच में अगर माइनस का 6 रखूँ तो ये आएगा मॉडुलस -6 -1 प्लस -6 प्लस 7, तो अभी बन जाएगा मॉडुलस -7 प्लस मॉडुलस 1, और ये आ जाएगा पॉजिटिव में 7 पॉजिटिव में 1, आउटकम आ गया 8। तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जैसे -7 और पॉजिटिव 1 के बीच में मैं कोई डेसिमल नंबर पुट करता हूँ, जैसे माइनस का 5.5 पुट कर लेता हूँ मैं, तो माइनस का 5.5 -1 का मॉडुलस प्लस माइनस का 5.5 प्लस 7 का मॉडुलस, तो अब ये तो बन जाएगा मॉडुलस माइनस का 6.5 और यहाँ पर आ जाएगा मॉडुलस 1.5, तो अब ये तो रहेगा 6.5 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉडुलस है ये भी पॉजिटिव रहेगा, दोनों का एडिशन करेंगे 8। तो जो मर्जी है -7 और 1 के बीच में वैल्यू रख दो, इसका आउटकम हमेशा 8 के इक्वल रहेगा। ओके, लास्ट हम फंक्शन देखते हैं 1 से बड़े के लिए। तो 1 से बड़े के लिए पहला फंक्शन भी पॉजिटिव है, दूसरा फंक्शन भी पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों फंक्शन हमारे पॉजिटिव है, और दोनों अगर पॉजिटिव फंक्शन है तो ये वैल्यू बनेगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 7, मतलब ये आ जाएगा 2x प्लस 6, यानी ये फंक्शन हमारा 2x प्लस 6 की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने इस पूरे फंक्शन का एक साथ बिहेवियर पता कर लिया बिना मॉडुलस के। अब हम इसका डोमेन और रेंज देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा इसके अंदर डोमेन, तो डोमेन क्या रहा है, मैंने तो सब कुछ ही पुट कर दिया, क्या बाकी रखा, कुछ भी बाकी नहीं रखा, मैंने सब कुछ पुट किया है, इसका मतलब इसके अंदर डोमेन माना जाएगा रियल नंबर्स। अब हम लिखते हैं इसका रेंज, तो रेंज कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, मैं इसमें ये देखूंगा कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, मतलब -7 से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन है, तो इसके अंदर -7 से छोटे नंबर रखे जाएंगे। -7 की इक्वलिटी का मेरा दो ऑप्शन था कि मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी, दोनों में से एक जगह। मान लो कि यहाँ पर भी अगर मैं इक्वलिटी रखता तो -7 यहाँ पर पुट करता, तो -7 अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो क्या आएगा, -2 इंटू -7 -6, तो ये हो जाएगा 14 -6 यानी 8। अब -7 से छोटा -8, तो -8 रखने पर -2 इंटू -8
और -6, तो ये हो जाएगा 16 - 6 यानी 10। अब माइनस का 9, तो -2 × -9 -6, तो ये हो जाएगा 12। मतलब 8 10 12 14 16 18, मतलब 8 से स्टार्ट हुआ और आगे तक चलता जा रहा है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू बनी मेरी 8 से आगे तक इन्फिनिटी तक जा रहा है वैल्यू। अब हम इसके अंदर तो कुछ भी रखेंगे 8 ही आएगा। लास्ट इसमें पुट करते हैं 1 और 1 से ज़्यादा, जैसे 1 रखेंगे तो 8 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 10 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 12 आएगा। मतलब यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू है 8 और 8 से आगे तक। तो अब इसका जो फाइनल रेंज आता है वो आता है 8 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि 8 से छोटा नंबर कहीं पर भी मुझे नहीं मिला, चाहे जो मर्जी है पुट कर दो, 8 से छोटा नंबर हम कभी भी इसमें ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसका रेंज माना जाएगा 8 से लेकर इन्फिनिटी। तो फिलहाल हमने ये मॉडुलस फंक्शन तक कंप्लीट किया है। उसके आगे और भी हमारे इंटरेस्टिंग फंक्शंस अभी बाकी है, उनका डोमेन और रेंज निकालना भी और बाकी है। सो इस तरह के और भी बहुत सारे हमारे फंक्शन पढ़ेंगे और इस टॉपिक को और भी ज़्यादा हम आगे तक लेकर जाएंगे। तो यहाँ तक जो मैंने समझाया, खास तौर पर ये वाला फंक्शन मॉडुलस फंक्शन, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसको दोबारा पीछे जाकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओके।